हेलो स्टूडेंट्स, आज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के 3 तरह के नेचर्स के बारे में बात किया गया है और आपको उसमें ये डिसाइड करना होगा उनके फीचर्स को देखते हुए कि मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले नेचर बताते हैं कितने तरह के नेचर होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट जो है 3 तरह का नेचर शो करता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। 3 तरह के नेचर्स के बारे में आपको पढ़ना है और आपको बताना पड़ेगा उसमें समझने के बाद, उसके फीचर्स को जानने के बाद कि मैनेजमेंट आखिर है क्या। मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन। ये चीज़ें आज हम देखेंगे और उन टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट एज अ साइंस हो या मैनेजमेंट एज आर्ट हो या मैनेजमेंट एज प्रोफेशन हो। आपको इन्हीं तीनों के बारे में देखना है। देखिए, आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, इसको हम आज देखेंगे। तो जैसा कि आप तो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर साइंस क्या है। आपने क्लास 10 तक साइंस पढ़ा है, बट आज हम देखने जा रहे हैं कि साइंस का मतलब क्या होता है। जब आप कॉमर्स में आ जाते हैं तो मतलब तो सेम रहेगा, बट क्या चीजें होती हैं एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस का सबसे पहले मतलब समझते हैं, साइंस की मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ साइंस में हमने लिखा है साइंस मीन्स सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे लिखा है साइंस मीन्स सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? कभी भी अगर साइंस के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले आपको पता करना होगा, आपको पढ़ना होगा उसके बुक्स के बारे में, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको गेन करना होगा। यानी थ्योरेटिकल नॉलेज आप कैसे गेन करेंगे? तो बुक आप ले आएंगे, बुक को पढ़ेंगे, फिजिक्स में क्या लिखा है, केमिस्ट्री में क्या लिखा है, बायो में क्या लिखा है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर साइंस है क्या। तो जब तक आप बुकिश नॉलेज नहीं रखते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रखते हैं, तब तक आपको साइंस की मीनिंग नहीं क्लियर होगी। तो सबसे पहले आपको उसके बुक्स को परचेज करना होगा और उसके बाद उन चीज़ों को पढ़ना होगा। तो विदाउट बुकिश नॉलेज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं हो आप कर बन सकते हैं। अब देखिए, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। 2 चीजें अभी हमने देखा। पहला देखा हमने सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और दूसरा हम देखने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, साइंस में आपने देखा होगा, आप लैब में जाते होंगे, आप रिएक्शन करते होंगे, आप फिजिक्स में कई तरह के टेबल्स बनाते होंगे, चार्ट बनाते होंगे, मोशन के बारे में जानते होंगे, लाइट के बारे में जानते होंगे, एनर्जी के बारे में जानते होंगे। ये सारी चीज़ों का आप लैब में जाकर टेस्ट करते हैं, आप देखते हैं कि कैसे वो चीज़ें वर्क कर रही हैं प्रैक्टिकली या नहीं कर रही है। तो साइंटिफिक साइंस जो है बेस्ड किस पे है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे। रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें चेक की जाती हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं और उन चीज़ों को बार बार जब हम चेक करते हैं और सेम रिजल्ट गेन करते हैं, तब जाके वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर साइंस है तो साइंस का मतलब क्या है कि विदाउट एक्सपेरिमेंट साइंस कैन नॉट बी पॉसिबल। यानी एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना एक्सपेरिमेंट के साइंस कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता, उसके प्रिंसिपल कभी नहीं बन सकते। तो एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है साइंस के अंदर। और साइंस में ऑब्जर्वेशन करते हैं हम चीज़ों का। आप देखते होंगे जब आप फिजिक्स लैब में जानते होंगे, आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में ऑब्जर्वेशन रीडिंग लेते होंगे और उन रीडिंग के बेसिस पे आप प्रिंसिपल्स को डेवलप करते होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और दूसरा हमने देखा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आगे देखते हैं, कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एंड एनी टाइम। अब देखिए, किस पे ये डिपेंड करता है, किस पे बेस्ड करता है? ट्रूथ पे। यानी फैक्ट नॉलेज होना चाहिए, फैक्चुअल आइडियाज होने चाहिए, फैक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए। जो भी आप कुछ भी बोल दें और लोग मान लें, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है साइंस के अंदर। साइंस प्रूफ मानता है कि एग्जैक्टली वो चीजें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके बाद लिखा है एनीवेयर एंड एनी टाइम। यानी आप
कहीं भी उसको ट्राई करेंगे, सेम प्रिंसिपल जो आपने रिजल्ट ऑब्जर्वेशन में गेन किया है, जो आपको मिला है, आप उस चीजों को कहीं भी ट्राई करिए, चाहे वो आप इंडिया में करिए या किसी और रीजन में करिए, चाहे किसी भी मौसम में करिए, हर जगह जो है वो चीजें हमेशा लागू होंगी, कभी भी वो चीजें चेंज नहीं होंगी। दैट इज साइंस। क्लियर है सबको? 3 बातें, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ फैक्ट। ठीक है, और वो कहाँ है? हर जगह, चाहे आप परवेसिव आपने सुना था, एवरीवेयर, हर जगह, किसी भी सिचुएशन में, चाहे एनवायरमेंट चेंज हो जाए, चाहे स्केल हो, चाहे पर्पस हो, कुछ भी होगा, हर जगह जो है वो प्रिंसिपल लागू होंगे, कभी भी वो चेंजेस नहीं आएंगे, आपका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। अब देखिए, इसी साइंस के कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखते हैं और फिर उन्हीं फीचर्स को हम मैनेजमेंट के अंदर जाके कंपेयर करेंगे कि क्या मैनेजमेंट भी उन सारे फीचर्स को फॉलो करता है, फुलफिल करता है या नहीं करता है। इन चीज़ों का भी हमको इसके अंदर ध्यान देना है। तो फीचर्स ऑफ साइंस में बहुत सारे फीचर्स कहे गए हैं, कुछ फीचर्स को हमने सेलेक्ट किया है और उस फीचर के बेस पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फीचर्स ऑफ साइंस, फीचर्स का मतलब आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हमने बताया था, फीचर्स का मतलब किसी चीज की विशेषता। अब साइंस की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे पहले लिखा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना। कौन सा नॉलेज? थ्योरेटिकल नॉलेज। और थ्योरेटिकल नॉलेज कहां से आएगा? जब आप उसकी बुक्स रीडिंग करेंगे, आप बुक्स परचेज करिए, लैब में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन वो बुक्स को आप रीड करना होगा, लाइब्रेरी यूज करिए, और उन बुक्स के रीडिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर क्या लिखा है उस साइंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करें तो इसके अंदर होता है थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और ये नॉलेज कहां से आएगा? विद द हेल्प ऑफ बुक। आपको बुक्स परचेज करने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी, जो आपके सब्जेक्ट हैं, सारे आप सब्जेक्ट्स इसमें परचेज करिए, सारे बुक्स की नॉलेज गेन करिए, तब जाके आपको उसका साइंस के बारे में, साइंस का क्या मतलब है, साइंस क्या होता है, इन चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें हमने थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में पढ़ा, और थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होता है? बुक की नॉलेज। उसके बाद देखिए लिखा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन में हमने बताया आपको कि एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। किसी चीजों का जब हम रेगुलर ट्राई करते हैं उन चीजों को, तो वो चीजें एक हमें रिजल्ट देती हैं। रिजल्ट क्या है आपके लिए? ऑब्जर्वेशन। जो आप उसकी रीडिंग लेते हैं वो है ऑब्जर्वेशन, और एक ही चीज को बार बार करना और देखना कि क्या रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं डिफरेंट रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, तो वो आपके लिए एक्सपेरिमेंट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके हेल्प से आपको समझाते हैं। देखिए, जब प्रिंसिपल्स बनाए गए उसके अंदर, साइंस के अंदर, तो उसमें क्या चीजें किया गया, जैसे आप देखिए, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, साइंस के स्टूडेंट आप रह चुके हैं, आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या होता है, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल बार बार नीचे आता है, चाहे आप कहीं भी जाके फेंकिए, किसी भी देश में जाके फेंकिए, किसी भी मौसम में फेंकिए, सारी बार, हर बार जो है वो आपका बॉल नीचे ही गिरेगा। आप हर बार बॉल ऊपर फेंकेंगे और वो बॉल नीचे गिरेगा। तो बार बार साइंस ने इस चीज को ट्राई किया कि क्या हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं और वो बॉल नीचे गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। रेगुलरली कॉन्टिन्यूअस इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया गया और लास्टली ऑब्जर्व किया गया हर बार की रीडिंग में कि हमारा क्या हो रहा है, बॉल नीचे ही आ रहा है। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मतलब आप बेहतर समझ रहे होंगे, और जो उसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से हम उन चीजों को बार बार चेक करके ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा बॉल ऊपर फेंकने से वो बॉल नीचे ही गिरेगा। चाहे आप किसी भी देश में चले जाएं, कोई भी मौसम हो, कहीं भी आप किसी शहर में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा कि आप बनारस में अगर बॉल फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ जाए, और गाजीपुर चले जाएं तो वहां बॉल ऊपर ही रह जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर जगह एक ही चीज फॉलो होता है। इसलिए ये क्या है, साइंस जो है किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे। क्लियर है ये वाली पॉइंट। थर्ड देखते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
अब क्या है, साइंस जो है बेस्ड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कॉजेस का मतलब है कारण, जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम हमने किया उसकी वजह से क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट इज इफेक्ट, और जो हमने काम किया वो क्या है, कॉज। यानी अगर हम एग्जाम्पल दें तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारी चीजों को टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो काम जो आपने किया, टाइम टू टाइम सारी स्टडी आपने किया, उसका जो रिजल्ट अच्छा आया, वो आपके लिए जो रिजल्ट है अच्छा आना, वही आपके लिए इफेक्ट है। और कॉज क्या था, काम करना। उसी तरह साइंस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो साइंस में मोशन हमने बताया, लॉ ऑफ मोशन अगर हम एग्जांपल के रूप में ले ले कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल से हम समझते हैं, आप इसका मतलब समझ चुके हैं, कॉज का मतलब क्या है, इफेक्ट का मतलब क्या है। तो लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा, लॉ ऑफ मोशन में जो हमारा थर्ड लॉ है, इसके अंदर थर्ड लॉ में कहा गया है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बोला गया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहां पे देखिए आपको दो वर्ड मिल रहे हैं। पहला वर्ड मिल रहा है एक्शन। एक्शन क्या है, जो आपने किया, किया मतलब क्या, कॉजेस। तो ये आपके लिए हो गया कॉज, और इसका इफेक्ट क्या पड़ा, रिएक्शन, यानी जो आपका रिजल्ट आया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, इफेक्ट। तो कॉजेज एंड रिएक्शन से हम, कॉजेज एंड इफेक्ट से हम आपको बताया इस एग्जांपल में कि एक्शन इज कॉज एंड इफेक्ट इज इट्स रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन इज इट्स इफेक्ट। ये बातें इसके अंदर कही गई। और दूसरा कई एग्जांपल है इसमें, जैसे आप अगर दूसरा एग्जांपल हम लेना चाहें तो यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं। आपने H2O देखा होगा साइंस में। अब साइंस में H2O का मतलब क्या है, वाटर। हाइड्रोजन के दो एलिमेंट हमने ले लिए, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का एक एलिमेंट उसमें ऐड किया। तो हाइड्रोजन के दो एलिमेंट लेने से और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट लेने से वाटर कन्वर्ट हो गया। यानी अगर हम हाइड्रोजन का दो एलिमेंट मिला रहे हैं और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मिला रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, पानी। तो हम देख रहे हैं कि इसको मिलाने से, तो ये मिलाना मतलब क्या हो गया, अगर हम इसका मिक्सचर करते हैं, ये है कॉज, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, पानी बन जाना। तो आपने देखा कि H2O से हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया कि कॉज क्या है और उसके इफेक्ट क्या है। तो साइंस में अगर कोई भी काम हम करते हैं तो उसका इफेक्ट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमारा काम क्या हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, किसी भी काम के लायक वो नहीं रहेगा। तो आपको इन चीजों के, इस एग्जांपल के बेस से आपको कॉजेज एंड इफेक्ट का रिलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है, एवरीवेयर। यानी यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल में बोला गया कि साइंस जो है, साइंस के फीचर्स में साइंस जो है हर जगह अप्लीकेबल है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां साइंस ना लागू हो। ना लागू होना कोई भी जगह का क्या मतलब है, अब देखिए हमने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट में भी बताया, उसके बाद कॉजेज इफेक्ट में भी बताया। क्या बताया इसको देखते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है अप्लीकेबिलिटी, यानी आप कोई भी साइंस के प्रिंसिपल किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी मौसम में जाके उसको अगर लागू करते हैं, उसको यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो रिजल्ट आएगा हर जगह सिमिलर होगा, कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं होंगे। एवरीवेयर द रिजल्ट इज एप्लीकेबल, हर जगह सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बॉल जो है दिल्ली में उछाल रहे हैं ऊपर तो वहां नीचे गिर रहा है, बट आप अमेरिका में चले जाइए, वहां बॉल ऊपर फेंके और वो बॉल ऊपर ही रह गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो बॉल नीचे गिरना ही गिरना है। उसके बाद H2O का हमने एग्जांपल देखा, अगर हाइड्रोजन के दो एलिमेंट ऑक्सीजन का एलिमेंट मिक्स करेंगे तो इंडिया में भी वो पानी बनेगा, पाकिस्तान में भी पानी बनेगा, यूएसए में भी पानी बनेगा, जहां जाएंगे आप वहां वो पानी में ही कन्वर्ट होगा। तो ये इसका एक एग्जांपल था जिसके बेस से हमने यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को, यूनिवर्सल वैलिडिटी को समझा। क्लियर है सबको।
तो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब, यूनिवर्सल का मतलब ध्यान रखेंगे परवेसिव, एवरीवेयर, हर जगह लागू होगा। क्या लागू होगा? साइंस जो है हर जगह लागू होगा, चाहे वो मौसम हो, कोई भी सीजन हो, कोई भी देश हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी कंट्री हो, हर जगह सेम चीजें लागू होंगी। एक बार अगर वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से प्रिंसिपल बन जाता है तो वो प्रिंसिपल आप कहीं भी यूज करेंगे वो हर जगह फॉलो होगा। क्लियर है सबको? ये था आपका साइंस का मतलब और ये थे साइंस के कुछ फीचर्स। अब हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं नहीं, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैनेजमेंट। हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टडी में आपको मैनेजमेंट को प्रूफ करना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। देखिए अब देखते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। सब फीचर्स से हम कंपैरिजन करेंगे, एक फीचर को पकड़ेंगे और उससे मैनेजमेंट के फीचर्स को चेक करेंगे कि क्या दोनों में वो चीजें लागू हो रही हैं, नहीं हो रही। मैनेजमेंट में भी ये फीचर जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको यहाँ पे वेरीफाई करना है और प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में अब आते हैं, मैनेजमेंट में, साइंस में तो ये एप्लीकेबल है, साइंस में दिख रहा है हमको, लेकिन मैनेजमेंट में है या नहीं है इसको हम देखने जा रहे हैं। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या आप मैनेजमेंट जो अभी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़ाया जाए, आपके पास बुक ना हो, तो क्या आप मैनेजमेंट के बारे में जान पाएंगे? कोई भी फैसिलिटीज ना हो, आपके पास नेट ना हो, यूट्यूब ना हो, चैनल मेरा ना हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो क्या आप मैनेजमेंट के बारे में सीख सकते हैं कभी? मैनेजमेंट है क्या, आपको तो यही नहीं पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट तो इनटेंजिबल है, दिखता है नहीं, तो उसका मतलब पता करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मार्केट जाइए, मैनेजमेंट की बुक लाइए, क्लास 11 की बुक पढ़िए, क्लास 12 की बुक पढ़िए, ग्रेजुएशन पढ़िए, कहीं ना कहीं से आपको मैनेजमेंट का मतलब, उसकी चीजों, उसके कंटेंट्स पूरे मिल जाएंगे और उस थ्योरेटिकल नॉलेज से, उस बुक के नॉलेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैनेजमेंट क्या है। क्लियर है सबको? तो मैनेजमेंट जो है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का जो फीचर है, ये मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है, एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं और इसको आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर, यानी दिस फीचर ऑफ साइंस is applicable in management also। यानी ये फीचर क्या है, मैनेजमेंट के अंदर भी एप्लीकेबल है। इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट का ये फीचर वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो कि साइंस का फीचर था। साइंस का फीचर कहां मिल गया हमको, मैनेजमेंट में भी वो चीजें काम कर रही हैं। दूसरा देखते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब देखिए मैनेजमेंट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो क्या है, एप्लीकेबल। वो कैसे होते हैं, जब तक उसको हम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होंगे, वो प्रिंसिपल नहीं बन पाएंगे। तो ये फीचर भी हमें दिख रहा है कि मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर भी एप्लीकेबल है कि हम बार बार चीजों को चेक करेंगे मैनेजमेंट के अंदर भी, तो हमें पता चल जाएगा। बट होता क्या है कि मैनेजमेंट का जो फीचर है ये वाला, जो हम सोच रहे हैं कि ये होगा, साइंस में तो ये पूरी तरह से एप्लीकेबल है, बट मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा कि क्या हुआ। अब अगर हम इसका एग्जांपल लें ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस साइंस में पूरी तरह से वर्क कर रहा है, सीजन, मौसम, एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जगह पे सेम फीचर काम कर रहा है। बट मैनेजमेंट के अंदर होता ये है कि हर इंसान का अपना अपना सेट ऑफ माइंड होता है और उस माइंड के अकॉर्डिंग वो काम करता है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, हर जगह का मैनेजमेंट अलग होगा। तो हर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह सिमिलर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, हर जगह वो चीजें चेंज होंगी। ऑर्गेनाइजेशन में चेंज, दूसरा मैनेजमेंट होता है, दूसरी तरह से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, स्कूल में दूसरी तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, घर में मैनेजमेंट पूरी तरह से अलग होता है। तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट जो हमने प्रिंसिपल बनाए मैनेजमेंट के अंदर, जरूरी साइंस के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जरूरी नहीं है हमको कि हर जगह आपके लिए एप्लीकेबल ही हो। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये फीचर जो है मैनेजमेंट के अंदर काम नहीं करता है, मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर वर्कआउट नहीं करेगा। क्लियर है? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि
जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सबका अपना अपना मैनेजमेंट सिस्टम है। घर भी हो गया, हर जगह अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है और उन सिस्टम्स की वजह से उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट डेवलप होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस का फीचर है, बहुत ही अच्छी बात है, साइंस का फीचर है, बट क्या ये फीचर मैनेजमेंट में भी है? ये हमें देखना है कि मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर अप्लीकेबल है या नहीं। अब देखिए कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में लॉ ऑफ मोशन की बारे का एग्जांपल दिया गया, H2O का एग्जांपल दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं काम करना और उस काम का सही इफेक्ट आना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीजें जो है, आप कोई भी काम करे, कोई भी पर्सन उस चीज को करे। जैसे हम देख लेते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जो है वो भी H2O करते हैं, यानी हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट अगर मिक्स करते हैं तो भी पानी बनेगा। हम एज अ टीचर, एज ए स्टूडेंट, आप अगर आप करेंगे तो भी वो चीजें सेम होंगी, सेम रिजल्ट आएगा। बट मैनेजमेंट के अंदर डिपेंड होता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्कर्स स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉयज का क्या स्पेशलाइजेशन है, उनकी एबिलिटी कैसी है, उनकी कैपेबिलिटीज कैसी है, उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करता है। एक वर्कर होता है वो उसी सेम काम को 8 घंटे में कर देता है, जबकि दूसरा वर्कर उसी सेम काम को 12 घंटे 15 घंटे में भी करता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि कॉजेज एंड इफेक्ट तो होता है साइंस में, बट मैनेजमेंट के अंदर जरूरी नहीं है कि जो आप काम करें उसका सही रिजल्ट आए। हर एक आदमी वो काम करे और उसका रिजल्ट वही आए। तो हर जगह आपको एक चीजें फीचर ये जो है अप्लीकेबल नहीं मिलेंगी। तो मैनेजमेंट के अंदर ये वाला जो फीचर है कॉजेज एंड इफेक्ट, ये जो है अप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल साइंस का फीचर है, पूरी तरह से अप्लीकेबल है। कभी भी साइंस के अंदर ये चीजें चेंज नहीं होंगी। कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन हो, कहीं भी जो है आप देख लें, चाहे वो किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, हर जगह साइंस में ये चीजें अप्लीकेबल होंगी। अब आते हैं मैनेजमेंट में, क्या मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल अप्लीकेबल है? बिल्कुल, मैनेजमेंट यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल में बोला गया कि वो जो साइंस है वो हर जगह सेम लागू होगा। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर आपका स्कूल था, आपने दूसरा मैनेजमेंट लगाया, दूसरे स्कूल, सेम स्कूल जो है दूसरे कंट्रीज में है, लेकिन वहां का रूल क्या है, पूरी तरह से अलग है। हम बोर्ड की बात कर लेते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड में क्या है, आप 11th 12th बोर्ड एग्जाम में जाके कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते। रूल एंड रेगुलेशन क्या हो गया, अलग हो गया। मैनेजमेंट क्या है, बिल्कुल अलग। लेकिन आईसीएसई बोर्ड में क्या है, आईसीएसई बोर्ड में क्या है, आप वहां पे कैलकुलेटर ले जाइए, यूज करिए, आप अच्छे रिजल्ट लाइए, कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वहां का मैनेजमेंट रूल पूरी तरह से अलग है और आपका मैनेजमेंट क्या है, पूरी तरह से अलग है। पॉलिटिकल पार्टीज का देख लीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टीज आती है वो दूसरा रूल लाती है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज आती है दूसरा रूल लाती है। हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना रूल्स डेवलप होता है और उन्हीं रूल्स को वो फॉलो करते हैं। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी में हमने समझा कि साइंस के अंदर पूरी तरह से अप्लीकेबल है, बट अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जरूरी नहीं है कि आपको यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल मिल जाए। यानी अगर आप कोशिश करेंगे, आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर एज ए स्कूल हमने एग्जांपल लिया, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लीजिए, बिजनेस का एग्जांपल ले लीजिए, तो हमने आपको बताया कि अगर यहाँ स्कूल है इसका कुछ और रूल है, दूसरे कंट्री में स्कूल है उसका कुछ और रूल है, दूसरे स्टेट में कुछ रूल स्कूल है उसका अलग रूल है। हर जगह अपना अपना लोग रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। बट प्रिंसिपल क्या होंगे, हर जगह अप्लीकेबल होंगे, चाहे कोई भी कंट्री हो, कैसे भी और कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह सेम चीज फॉलो होगा। क्लियर है सबको? तो हमको इससे ये पता चलता है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी भी जो है हमारा फीचर्स, ये भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं दिखता है। क्लियर हो गया? इन सारे फीचर्स को देखने से हमें ये पता चला कि केवल पहला फीचर जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यही जो है मैनेजमेंट के अंदर पूरी तरह से अप्लीकेबल है। इसके अलावा कोई भी फीचर्स जो हैं, चाहे वो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट हो, इफेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट हो, यूनिवर्सल वैलिडिटी हो, ये तीनों फीचर जो हैं उसके अंदर कभी भी इंप्लीमेंट फॉलो नहीं होंगे मैनेजमेंट के अंदर। बट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी है और मैनेजमेंट में भी है। क्लियर है सबको? अब देखिए, अब बात आती है कि मैनेजमेंट क्या साइंस है
मैनेजमेंट एज अ साइंस हमने बोला कि मैनेजमेंट को क्या हम साइंस मान सकते हैं, मैनेजमेंट को पूरी तरह से साइंस कहा जा सकता है? आप बताइए। अब देखिए 4 फीचर अगर हमने देखा तो 3 तो फीचर काम ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर हो ही नहीं रहा है, लेकिन पहला फीचर केवल काम कर रहा है, पहले फीचर के उसके सारे चीजें जो है मैनेजमेंट के अंदर मिल रही हैं। तो जब 4 चीजें अपोज में हो और एक चीज फेवर में हो तो आप क्या कहेंगे? मैनेजमेंट साइंस है? कभी भी नहीं, मैनेजमेंट कभी भी साइंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर साइंस के 3 फीचर जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, पहला ही फीचर जो है पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो सिंगल फीचर से कभी भी वोटिंग राइट जो है अगर हम देखें तो वोटिंग राइट जो है किसको मिली? साइंस को मिली, मैनेजमेंट को वो उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक फीचर जो है अप्लीकेबल है। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को जो है, मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस। मैनेजमेंट क्या है? साइंस नहीं, ये बात हम कह सकते हैं। दूसरा इसमें बोला गया, दूसरे वर्डिंग्स में बोला गया, आपको वर्डिंग का ध्यान रखना है। हमने आपको बोला था कि मैनेजमेंट साइंस जो है, बिजनेस स्टडी जो है पूरी तरह से केस स्टडी पे डिपेंड है और आपको वर्डिंग समझना है। दूसरा देखिए इसमें बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। मैनेजमेंट क्या है? पूरी तरह से साइंस नहीं है। तीसरा इसमें बोला गया कि मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन हमने आपको बताया है कि आपको वर्डिंग पे ध्यान देना है, इसलिए हमने यहाँ पे तीनों वर्ड आपको बता दिए कि मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं है क्योंकि उसके अंदर साइंस के 4 फीचर हैं और 4 फीचर्स में से केवल 3 फीचर्स ही उसको फेवर कर रहे हैं। 3 फीचर्स फेवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक फीचर जो है उसके अंदर फेवर कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि मैनेजमेंट जो है साइंस नहीं है, पूरी तरह से साइंस नहीं है, उसका केवल एक और एक फीचर जो है साइंस का इसके अंदर इसके फेवर में रहता है। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? आपने आज देखा मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपने फर्स्ट नेचर देखा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस का क्या मतलब है, जिसमें आपने साइंस की मीनिंग, साइंस के फीचर्स देखा और उन फीचर्स को आपने कंपेयर किया मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट के अंदर वो फीचर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट आखिर है क्या, क्योंकि कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्या है मैनेजमेंट। एक चीज को हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस नहीं है, पूरी तरह से साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस उसको बोला गया है। क्लियर है सबको? सारी चीजें आपको समझ में आ गई? कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर पूछिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके मैसेज कर सकते हैं और आपको सारी चीजें वहां पे क्लियरली बता दी जाएंगी।